This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। दुनिया में अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से बात करें कि जी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके इल्म में है कि 2013 में 2014 में 187 कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की रैंकिंग वाज 146। दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जिनमें स्विट्ज़रलैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, टॉप पे आते हैं कि जी वहाँ पे एजुकेशन लेवल भी सुपर्ब है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी अगर आपने ज़्यादा सरमायाकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में की है और ह्यूमन डेवलपमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, सरमायाकारी नहीं की है, पैसे उस पर ख़र्च नहीं किए, तो वो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो किसी काम का नहीं होगा। हम अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं कि जी सड़कें टूटी हुई हैं, हेल्थ का निज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें, तालीम के हवाले से, तो उसमें कोई हमें बेहतरी नज़र नहीं आती। कई सालों से हम इस हवाले से चीखते रहें, लेकिन एक अहम चीज़ जिस पे फोकस रखने की ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्कुल साथ साथ ये भी हमें फोकस रखना चाहिए कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में, तालीम पे कितनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो PSDP की एलोकेशन जो अगले माली साल के लिए की गई है वो 800 बिलियन रुपीज़ टोटल। अगर हम बात करें डेवलपमेंट बजट की तो 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर ये प्रॉपर ख़र्च हो ठीक तरीके से और तमाम की तमाम चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर हम तालीम पे भी तवज्जो दें, ह्यूमन डेवलपमेंट भी तवज्जो दें, तो काफ़ी ज़्यादा हम बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अब एक और चीज़, तो दुनिया में जब मैं मेगा सिटीज़ की बात करता हूँ जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, तो दुनिया के 23 मेगा सिटीज़ में जब मैं देखता हूँ तो 5 मेगा सिटीज़ साउथ एशिया में, अब कराची बीइंग वन ऑफ देम। फिर अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जी अनइवन अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन शिफ्ट तो होती है, देहातों से गाँव से लोग शहरों की तरफ आते हैं और पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका की हम बात करते हैं अक्सर, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल GDP। एक वक्त था कि 99% पॉपुलेशन उनकी देहातों में रहती थी, सिर्फ 1% पॉपुलेशन आहिस्ता से। आज अगर हम बात करें तो अमेरिका की 75% पॉपुलेशन शहरों में रहती है और 25% पॉपुलेशन उनकी आबादी देहातों में रहती है। और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें या साउथ एशिया में ज़्यादातर ममालिक की बात करें तो जो हमें परसेंटेज लगती है कि शहरों में तकरीबन 40% और देहातों में तकरीबन 60% हमारी आबादी रहती है। अब अनइवन अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम फिर इन चीज़ों को भी देखते हैं कि जी शहरों पे बोझ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? तालीम के हवाले से हमने कभी सोचा है? ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से सोचा कि जी HR को जब डेवलप करेंगे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो जनरेट करेंगे, लेकिन उसके लिए लोग भी तो होने चाहिए जिनको आप अपॉइंट करें। इस हवाले से हुकूमत अभी तक कितनी ज़्यादा कामयाब रही है, और साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आम बंदों की बात करें, हम अपनी बात करें तो हम कितना काम करें इस हवाले से ताकि हमारे मुल्क में तरक्की हो। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद खुसरो इकबाल साहब। आप हेड ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स हैं द जनरल टायर एंड रबर कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। खुसरो, प्रोग्राम को शामिल कहते हैं। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच खलील फॉर कॉलिंग मी इन। यू आर ऑलवेज वेलकम। सबसे पहले ये बताएं कि क्या वाकई हमारे मुल्क में हम अभी तक ख़ास तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से काम करने में नाकाम रहे हैं या बेहतर हमने काम किया है? इसलिए कि जब मैं रेमिटेंसेस देखता हूँ पिछले माली साल में तो 18.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की रेमिटेंसेस दुनिया भर से आई। इस माली साल में तो कोई 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स आ सकती हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि जी ज़्यादातर अनस्किल्ड लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं, वो बेसिकली पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अगर हम इन्हीं लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करते, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते, ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करते, तो ये 18.5 बिलियन अमेरिकन से 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हम बात नहीं कर रहे होते, हम 60 से 70 अरब डॉलर की बात कर रहे होते। डू यू एग्री विद दैट? जी, आई डू एग्री विद दैट बिकॉज अगर आप देखिए कि आपके यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको अभी तक प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं किया गया। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्रेजुएट्स से बना रही हैं, मगर जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
और ये सेचुरेशन लेवल का बढ़ना ही बेसिकली माइग्रेशन या ब्रेन ड्रेन का सबब बनता है, क्योंकि आपके पास लोग मौजूद हैं पढ़े लिखे, लेकिन वो बेसिकली यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से कहते हैं ना पानी अपना रास्ता खुद तलाश करता है। उसी तरीके से ये जो लोग पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, IQ लेवल होता है, दे वांट टू सर्व, वो जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसके ज़रिए सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। इनिशियली दे रियली वांट टू वर्क फॉर देयर कंट्री, मगर जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं, बिकॉज हम जैसे भी आपने कहा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, दैट हैज़ टू बी वेल डेवलप्ड, ताकि आप इन लोगों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। और यही वजह है कि डिस्पाइट देयर डिज़ायर एंड कमिटमेंट टू देयर नेशन, जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं तो ये फिर हमारा जो बेसिकली ब्रेन है या जो हमारा टैलेंट है ये ड्रेन हो जाता है टुवर्ड्स दोज कंट्रीज़ और टुवर्ड्स दोज एरियाज़ जहाँ पे उनको उनकी जो स्किल्स हैं, जहाँ पे उनकी पढ़ाई है, उसको वहाँ पर भरपूर तरीके से वेलकम और यूटिलाइज़ किया जाता है। और इसको अगर हम देखें तो अमेरिका ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया है। देखें ना कि IT के हवाले से दुनिया भर से क्रीम को अपने पास बुलाया। फिर अगर हम देखें तो इस वक्त इंडिया और चाइना कोशिश करें कि उनके लोग जो दूसरे ममालिक में काम करें उनको अपने ममालिक में बुलाएं, ताकि वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकें बेहतर तरीके से। जी, अमेरिकन्स आई एग्री कि उसमें IT के हवाले से भी दे आर वेरी मच कॉशियस एंड कॉन्शियस, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए, आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, आप अदर देन एजुकेशन चले जाइए, जिसके पास भी कोई अच्छी स्किल है, चाहे वो अ परफॉर्मर है, इट कुड बी रिलेटेड टू आर्ट्स और एथलेटिक्स और व्हाटएवर, जो बेहतरीन टैलेंट दुनिया में मौजूद है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और बेसिकली दिस इज़ व्हाट द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़, कि आपके पास वो लोग जो कि सर्व कर सकते हैं आपकी नेशन को, आपकी कंट्री को, दे आर कॉल्ड इन एंड दे आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म। और यही वजह है कि जब भी ओलंपिक्स होते हैं या कोई भी वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं तो आप उसमें महसूस कीजिएगा कि वो कंट्रीज़ जो कि इमिग्रेशन को वेलकम करते हैं और टैलेंट को जमा करते हैं, दे ऑलवेज़ लीड। और इसके अंदर कोई मुज़ायका भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उनके पास ओपनिंग्स भी हैं। और हमारे पास जो टैलेंट है या उनका जो अपना टैलेंट है या दुनिया में कहीं पे भी जो टैलेंट है वो उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करना जानते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और आप वहाँ पे अगर जाके देखिएगा तो आप यूरोप अमेरिका के साथ अभी हम कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में इवन जो छोटा भी ट्रेड है उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी आपने वोकेशनल ट्रेनिंग का नाम लिया, उसकी बाकायदा सर्टिफिकेशन होती है और उसकी बुनियाद पे वो उसको जॉब दी जाती है। और वहाँ पे कोई जॉब छोटी नहीं होती, वहाँ पे हर जॉब जो होती है उसका एक पर्पस है, और जब तक वो जॉब वो पर्पस कर रही है, दे आर रियली पेड एंड दे आर गिवन ऑल द बेनिफिट्स एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। यही कॉन्सेप्ट हमने जो लोगों को यूरोप और वेस्ट में देखा है या हमने अमेरिका में देखा है, अब हम इसको पार्शली अडॉप्ट करने चले। इसकी वजह से आप देखिए हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निकल, एजुकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वजूद में आए हैं, और हमने क्या किया, जैसे स्टाफ टाप सिंध के अंदर मौजूद है, इनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इसी तरह बहुत सारी NGOs हैं, जैसे मैनटेक हो गई और ICAT हो गई, ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कोशिश कर रही हैं कि आपके यहाँ जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या टेक्निकल एजुकेशन है इसको एक बूम दिया जाए, क्योंकि आपके पास मैन पावर तो बहुत अच्छी है, लाइक जैसे भी आपने कहा कि आपके पास लेबर जिसको आप कहते हैं अनस्किल्ड मैन पावर वो बहुत ज़्यादा है। अब उसको स्किल्ड आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप मुझे बड़ी खुशी होती है देख के, और हम एज ए कंपनी, एज जनरल टायर एंड रबर कंपनी, हम इसके अंदर इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मूव कर रहे हैं कि हम ये टेक्निकल एजुकेशन को कॉमन कर सकें। और जब तक हमारे पास ये टेक्निकल नो हाउ और स्किल्स कॉमन नहीं होंगी, उस वक्त तक आप अपने मैन पावर को बेस्ट यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे। यूटिलाइज़ तो आप कर रहे हैं, जैसे भी आपने इंट्रो में बताया आपने कि यू आर गेटिंग गुड मनी ऑन इट, यू पीपल आर जस्ट गोइंग एंड सर्विंग अब्रॉड, लेकिन बेस्ट यूटिलाइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, दे हैव टू हैव दोज स्किल्स, दोज प्रोफेशनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, जिससे के ज़रिए से उनका आउटपुट बढ़ जाए। क्योंकि आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, उसके अंदर सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका उतना ही आउटपुट भी आपको मिले। तो आपको इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यही है कि आप अपने पास ना सिर्फ जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसके अलावा आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी इकॉनमी को भी आगे लेके जाइए। क्योंकि जो भी हमारे पास शॉर्ट फॉल्स हैं वजह इसके कि हमारे पास जो इंडस्ट्री होती, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई या सर्विस इंडस्ट्री हो गई, ये एक्सपेंशन पे जाती है। आप देखिए इसमें एक्सपेंशन नहीं दिखाई देती, बल्कि इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि रिटार्डेशन नहीं भी है तो स्टेगनेंसी मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जिस जगह पे खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, सिविक फैसिलिटीज़ हैं, एनर्जी क्राइसिस है, इकोनॉमिक्स है मुल्क की, और दूसरे पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, आई एग्री विद दैट। मगर ये सारी पोजीशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं उन कम ममालिक में भी हैं जो कि कम तरक्की याफ्ता हैं, जैसे कि मलेशिया हो गया, जैसे कि सिंगापुर हो गया, जैसे कि जापान हो गया, जैसे कि चाइना हो गया।
एंड दे आर हेल्पिंग देमसेल्फ कि वो उस चीज़ से बाहर कैसे आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एकदम ख़त्म नहीं हो सकती, इन चीज़ों को ख़त्म होने में वक्त लगेगा, और उस वक्त के दरमियान आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को आज़ाद या खाली नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू यूटिलाइज देम, क्योंकि यही ह्यूमन रिसोर्स आपको मुल्क की तरक्की में मदद देगी। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आपके पास बाहर से जो रेमिटेंस आती है या जो आपका कंट्री में आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल सपोर्ट टू द कंपनी एंड सोसाइटीज़, तो आई थिंक दिस इज़ अ राइट मूव कि हमने अब टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ मूव करना शुरू किया है। हम उनको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, सर्टिफाई भी कर रहे हैं, और उनको अच्छे तरीके से इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, आप समझते हैं कि हमारे पास वाकई हम देखिए अक्सर कहते हैं कि वी नीड टू चेंज द माइंड सेट एंड वी नीड टू चेंज द स्किल सेट आल्सो। स्किल सेट एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब के लिए, आप समझते हैं कि हम उस स्किल सेट को हासिल करने के लिए कोई तकद्दो कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाकई ऐसी हो रही है कि एक बंदे ने कोई कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे वाकई ऐसे मेंटोर्स हैं जो उसे सिखाते हैं, एंड इन अ ईयर और सो द पर्सन में रिप्लेस द पीपल हु हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। देखिए बेसिकली हम जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिकॉज वी आर प्रॉफिट ओरिएंटेड पीपल अराउंड, तो आप महसूस कीजिएगा कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अगर उसका हम देखें 96 to 97% वो मैन पावर होती है जिसके पास एक्सपीरियंस और ऑलरेडी स्किल्स होती हैं। उनको एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिहाज से या उस कंपनी के लिहाज से मोल्ड करना होता है। इट्स सॉर्ट ऑफ, इसको हम HR में ओरिएंटेशन कहते हैं। वी गिव एन अ लिटिल ओरिएंटेशन एंड अ लिटिल ऑफ ट्रेनिंग सो दैट वो हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। हमारे पास हमारी कंपनी में भी ऐसा है, दूसरी कंपनीज़ में भी ऐसा है कि आजकल एक नया रुझान आया है कि हम इंटर्नशिप्स देने लगे हैं, हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स रखने लगे हैं, और इसके साथ साथ लो लेवल पे जिसको आप लेबर स्टेज कहते हैं, वहाँ पे हमने अप्रेंटिसशिप भी देनी शुरू की है, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे पास स्किल लोग सामने आने लगे हैं, और उन लोगों को भी मौका मिलने लगा है जिनके पास तजर्बा नहीं है, बिकॉज नोबडी कम्स अप विद बॉर्न एक्सपीरियंस। आपको इंडस्ट्री, आपको माशरा, सब तजर्बे यहीं से हासिल होते हैं। तो हमने कुछ ऐसी स्कीम शुरू की हैं जिसके अंदर हम उन लोगों को जो कि बिल्कुल तजर्बेकार नहीं होते, लेकिन उनके पास पढ़ाई और सेट ऑफ स्किल्स मौजूद होता है जिसको हम बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनको एक तरीके से एक आइडिया देना है कि हाउ दे आर यूजफुल टू अस एंड हाउ कैन वी बेनिफिट दैम एज वेल। ये रेसिप्रोकल होता है। तो उसके लिहाज से हमारे पास भी और इंडस्ट्री में एक ही चेंज आई है कि हम उन लोगों को भी मौका देने लगे जिनके पास तजर्बा नहीं है अंडर डिफरेंट स्कीम्स। अच्छा, अब वो लोग जो तजर्बेकार होते हैं, जो सेट ऑफ स्किल्स के साथ एक किसी इंडस्ट्री में दाखिल होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, उनको मेंटोरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, उनको बेसिकली एक कल्चर ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है कि बेसिकली जिस जगह मैं काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जॉब अदर देन जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट एवरीथिंग जो आप एक वर्क एनवायरनमेंट में फॉलो करते हैं। यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर अराउंड, यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल अराउंड, यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जैक्टली what the objectives are in terms of quality and quantity both। तो अब जब हम एम्प्लॉय को, जो हमारे पास सेट लोग आते हैं, उनकी जो मेंटोरिंग होती है दैट्स अ लिटिल डिफरेंट उनकी निस्बत जो बिल्कुल हमारे पास फ्रेश इनटेक्स होती हैं। क्योंकि जो फ्रेश इनटेक्स होती हैं उनके जब हम उनको ओरिएंटेशन या हम उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उसके लिए हम उनके सेगमेंट्स डिफाइन करते हैं जिसके अंदर वो एक स्पेसिफिक पीरियड गुजारते हैं, और स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनकी बाकायदा असेसमेंट होती है, उनकी एक इवैल्यूएशन होती है, उनका एक अप्रेजल बनता है, और उसकी बुनियाद पे वो दूसरे सेगमेंट में जाते हैं या अल्टीमेटली वो कंफर्म एम्प्लॉय की हैसियत से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो हमारे पास टेक्निकल और स्किल लोग आते हैं, प्रोफेशनल लोग आते हैं, ऑब्वियसली दे डोंट नीड दैट मच ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, दे जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ टू डू द जॉब इन अ बेटर वे टू गेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। तो हम उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ओरिएंटेशन इस हवाले से देते हैं कि उनको कल्चर बताते हैं, हम उनको उनके जॉब स्कोप के बारे में आगाही देते हैं, और हम कल्चर के हवाले से काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आई नो कंपनी के जहाँ पे वो कहे, एक वक्त था कि वो कहते थे कि जी कोई भी बंदा किसी भी अटायर में कंपनी में आ सकता है, अगर अंग्रेज़ी नहीं भी आती तो नो इश्यूज़ एट ऑल। लेकिन उसी कंपनी ने जब चेंज किया और अपना हेड ऑफिस भी एक जगह से चेंज करके एक पॉश एरिया में ले गए, तो वहाँ वो चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हों जिनकी अटायर, उनकी जो ड्रेसिंग है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, दे शुड नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स। सेकेंडली उनके बाल वाल भी ज़रा अच्छे होने चाहिए, स्पाइक जो अक्सर, एंड इन एडिशन टू दैट दे वांट द पीपल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश आल्सो, ताकि वो जब
किसी से बात करें, चाहे वो अपने क्लाइंट से बात करें, द पीपल हु वॉक इन टू द ऑफिस, तो एक लास्टिंग इम्प्रेशन उन पे आए। तो ये जो चेंज ऑफ कल्चर है, इसमें देर आर सो मेनी पीपल हु कैन नॉट एक्चुअली गो अलॉन्ग विद दिस, तो उनको फिर वो कंपनी छोड़नी पड़ती है। डू यू थिंक ये जब चेंज आती है कल्चर की, तो इसका इम्पैक्ट उन लोगों पे लाजमी आता है जो वी बीन देयर इन द कंपनीज फॉर ईयर्स? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का रोल शुरू होता है। देखिए, दो तरीके की जॉब्स होती हैं। एक वो जॉब है जिसके अंदर आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, या एक वो जॉब है जिसके अंदर आप बिल्कुल टेक्निकली स्किल्ड होने चाहिए। जैसे आप एक मशीनिस्ट हैं, जैसे कि आप एक प्लम्बर हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, जैसे कि आप एसीज़ के ऊपर काम करते हैं, एयर कंडीशनर्स को बनाते हैं, वर्कशॉप्स में काम करते हैं, ऑटो वर्कशॉप्स में काम करते हैं। यहाँ पे जॉब नेचर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हम ऑब्वियसली एक पर्सनालिटी असेसमेंट भी करते हैं, नॉलेज असेसमेंट भी करते हैं, और बेसिकली हम उसका एक कल्चर मैच भी देख रहे होते हैं। उसके अंदर हम असल में इसी तरीके से डिवीज़न करते हैं कि वो जॉब्स जहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो कि अच्छे तरीके से टेक्निकल स्किल्ड होते हैं। वी डोंट फोकस बेसिकली ऑन द अटायर, क्योंकि यूजुअली एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है। इट कुड बी ऑफ एनी टाइप। भी कंपनी अब कल्चर के लिहाज से बनाती है, टी शर्ट्स भी देती हैं, फुल शर्ट्स भी, फुल स्लीव शर्ट्स भी देती हैं, हाफ स्लीव भी, वेदर के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से होता है। तो यूनिफॉर्म इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ पोजीशंस, जहाँ पे आपकी टेक्निकल स्किल्स की हमें ज़रूरत है। एग्जैक्टली, वी आर नॉट वेरी मच इनटू के हाउ डू यू स्पीक टू। जैसे जैसे आप आगे ग्रोथ लेते हैं, जैसे जैसे आप प्रमोट होते हैं, या जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेशन होती है, करियर प्रोग्रेशन होती है, तो वहाँ पे फिर हमारी जो कंपनीज़ होती हैं, उमूमन जो प्राइवेट सेक्टर में, फिर हम उनको क्या करते हैं, हम उनको वो स्किल्स देखते हैं जो उनके अंदर नहीं है, लेकिन उनकी आगे ग्रोथ के लिहाज से ज़रूरत है। फिर हम उनके लिए कुछ दो तरीके से ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं। एक होती है इंटरनल ट्रेनिंग्स, जिसको इन हाउस ट्रेनिंग्स भी कहते हैं, और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और दूसरी होती हैं एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट और हाईली क्वालिफाइड लोग आए हैं, बाहर से का भी एक्सपोजर है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी उनके पास एक्सपोजर है। दे नो एक्जैक्टली हाउ टू डिलीवर द नॉलेज। तो उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, एंड दे कम अप विद देयर ट्रेनिंग ब्रोशर्स, देयर फ्लायर्स, दे सेंड देम टू अस। फिर हम उसको अपने लिहाज से इवैल्यूएट करते हैं। जैसे हमारी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होती है, उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम TNAR कहते हैं, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस रिपोर्ट। उसके अंदर हम मुख्तलिफ तरीके से क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द स्किल्स, बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग्स नीडेड, और जो उसका करियर पैथवे है, उसमें हम ये देखते हैं कि आने वाले वक्तों में एम्प्लॉय को, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, इट कुड बी अ बिगिनर्स लेवल, इट कुड बी अ मिड करियर, और इट कुड बी अ सीनियर लेवल, वहाँ पे जो आगे उसने ग्रोथ लेनी है, वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब इस पर एक सवाल है कि देयर आर सो मेनी कंपनीज, जहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई कहते हैं कि जी अगर इन लोगों को जो हमारे पास काम कर रहे हैं, अगर इनको हमने ट्रेनिंग पे भेजा, या डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म है कि मास्टर डिग्री के लिए भेजा, या बाहर भेजा कि जी जाएं आप कोई 1-2-3 महीने की ट्रेनिंग करके आएँ, जब वो वापस आते हैं तो ज़ाहिर है उनके प्रोफाइल में एक एडिशन तो हो जाता है, तो उसकी वजह से उनको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि जी बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान का जब हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर बैंकर्स को फॉरेन कंट्रीज़ में, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में, बेतहाशा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ज़्यादातर अकाउंटेंट्स को बेतहाशा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इसलिए कि एक तो हमारे अकाउंटेंट्स, पाकिस्तान के अकाउंटेंट्स एंड बैंकर्स आर रियली कंसिडर्ड ए काइंड ऑफ हॉट केक। बहुत ज़्यादा उनको लाइक किया जाता है दुनिया भर में कि जी ये वाकई काबिल लोग हैं। इंजीनियर्स डॉक्टर्स की तो हम अक्सर बात करते थे कि जी पाकिस्तान के इंजीनियर्स डॉक्टर्स ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया, लेकिन अब हम अकाउंटेंट्स और बैंकर्स की भी बात करते हैं। तो जब एक कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है और वहाँ उसने कुछ ट्रेनिंग की, कुछ डेवलपमेंट हुई, उसकी मेंटर्स के ज़रिए उसने काफ़ी चीज़ें सीखी, और जब उसको कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मूव होता है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वहाँ पे कोई हार्ड फीलिंग्स वगैरह तो लाजमी। देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, एक नया कॉन्सेप्ट आया है। वो कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रेनिंग को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। Great. देखिए, बात यह है कि ये एक कहना चाहिए बूमरैंग है। अगर जब हमारे पास से कोई कहीं जाता है तो कहीं से कोई हमारे पास भी आता है, क्योंकि हम किसी पोजीशन को खाली नहीं रखते। और जब आप ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जब एम्प्लॉय किसी दूसरी जगह जाता है तो वो एक आपकी अच्छी रेपुटेशन लेके जाता है। पीपल आई थिंक एक्सीलेंट आंसर। लेकिन अब इस पर एक सवाल कि जब हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी सोर्स है जिसको ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है रिक्रूटमेंट के हवाले से? हम अक्सर कहते हैं कि जी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, पब्लिक कंपनीज़ हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, फिर आजकल तो सोशल मीडिया के ज़रिए, कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए, रेफरल्स के ज़रिए। तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मोड फॉर रिक्रूटमेंट आजकल कौन सा है? देखिए, ज़्यादातर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो रेफरेंस होती है, और जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं।
ये बेसिकली अभी तक हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन आप यूरोप अमेरिका में जाए तो अब इस वक्त हेड हंटर्स और एजेंसीज काम करती हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज जो ये काम करती हैं। लेकिन वो ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते? बेसिकली डिपेंड करता है कंपनी कल्चर के ऊपर। ऐसा होता है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, तो आप कहते हैं कि बेसिकली जो बेसिक फंक्शंस हैं वो आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन जो उसके बाद एडवांस फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हवाले से, और आप चाहते हैं कि आपके पास उतने लोग मौजूद हों जिसको आप कहते हैं जो ज़्यादा बेस्ट सर्व कर सकते हैं, तो ये जो बेसिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ये आप हाफ आउटसोर्स कर देते हैं। उनका काम ये होता है कि वो रेज्यूमे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कैंडिडेट्स को इनिशियल इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं और उसके बाद वो फॉरवर्ड करते हैं 2 से 3 रेज्यूमेस टू द कंपनी। अब इसमें आपकी फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, आप एज एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जब आप एक काम कर रहे हैं और आपने सरमायाकारी भी कर दी, तो अब आपको जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसके लिए द ईजीएस्ट वे, द बेस्ट वे कौन सा है? अगेन बेसिकली आपके यहाँ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने यहाँ सक्सेशन डेवलपमेंट करते हैं, ठीक, सो उसमें which is very essential, which is very important, like it's very significant as well, क्योंकि उससे आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो जैसे अभी आपने कहा रिटेंशन बढ़ जाती है हमारे एम्प्लॉय को पता होता है कि उसका करियर पाथवे क्या है, उसको डेवलप किस तरीके से होना है, आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ, तो ऑब्वियसली आपका रिटेंशन लेवल बढ़ जाता है। और जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि जब आपके पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेफरल का भी काम देते हैं। अब आपके पास एक अच्छे एम्प्लॉई है, जैसे हमारे पास यूजुअली जो हमारे पास वर्क फोर्स होती है उसमें हम रेफरल्स पे जाते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है तो हम उसको मौका देते हैं थ्रू डिफरेंट वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, हम उनको इंटर्नशिप्स कराते हैं, उसमें हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि ये शख्स जो है हमारे कितने काम का है, हम उसको कुछ मौके देते हैं। अगेन इस पे सवाल कि जब तनख्वाह डिसाइड की जाती है कि जी देखें आपकी क्वालिफ़िकेशन XYZ है, आपका तजुर्बा इतना है, आपको मेरी कंपनी ने अपॉइंट किया, अब मेरी कंपनी का बेसिकली एंड पर्पस तो यही है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि जी ठीक है, मैं हुकूमत को टैक्स भी दे रहा हूँ, हुकूमत की हेल्प में इस तरह कर रहा हूँ कि लोगों को नौकरी भी मिल जाती है। अब ये जो जैसे हुकूमत ने रिसेंटली बजट में अनाउंस किया कि जी मिनिमम वेज पाकिस्तान में अगले माली साल में जो है वो 13,000 से बढ़ा के 14,000 कर दिया। 14,000 रुपीज़ अगर मिनिमम वेज है तो ज़ाहिर उसका कुछ क्राइटेरिया को होगा कि किसी बंदे को जब अपॉइंट किया, हुकूमत ने तो कह दिया कि अगले माली साल में आपने 14,000 से कम नहीं देना है, लेकिन जब मैंने डिसाइड करना है तो क्या क्या ऐसी स्किल्स उस बंदे में होनी चाहिए। सेकेंडली कि बेस्ड ऑन द स्किल्स हाउ डू यू डिसाइड कि इनको इतने पैसे मिलने चाहिए, ये मार्केट रेट सैलरी वगैरह का कॉन्सेप्ट है। लवली, ग्रेट। बेसिकली आपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज के 2 एस्पेक्ट्स हैं आपने उनको टच किया इस वक्त। आपने एक बात की जॉब एनालिसिस की, दूसरा की जॉब इवैल्यूएशन की। मैं पहले आऊँगा जॉब एनालिसिस पे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो कौन से स्किल सेट्स हैं जिसको आप देखते हैं जिसकी बुनियाद पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं। हर जॉब का एक जॉब स्कोप होता है और उस जॉब स्कोप के लिहाज से उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन की जाती है, और वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो क्वालिटेटिव वाइज भी होती है, उसमें क्वांटिटी भी देखी जाती है, क्वालिटी भी देखी जाती है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उस बेस्ड ऑन दैट हम उसको कंपनी के अंदर इवैल्यूएट करते हैं कि ये पोजीशन जो है कंपनी में किस लेवल पे आती है। Is it at the grassroots level? Is it the entry level? Is it going to be in the middle management? I understand. We'll continue with this. नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से कितना ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे रेमिटेंसेस पिछले माली साल में $18.5 अरब थे, इस माली साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन $20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आएंगे, जिससे पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से कितना काम हो रहा है पाकिस्तान में, कंपनीज़ कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस हवाले से करेंगी, जो लोग कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे कितना ज़्यादा वो सीखते हैं। और फिर हम रेमिटेंसेस के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पिछले कोई अगर 10 साल की हम फिगर्स को देखें तो विद एवरी पासिंग ईयर इजाफा काफ़ी है। ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ मिडल ईस्ट में, अरब पेनिनसुला में ही जाते हैं काम करने के लिए। अगर तकरीबन 60 से 70 लाख पाकिस्तानी दुनिया भर में काम कर रहे हैं, और अगर हमें 19-20 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस आ रही हैं तो इसको बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से। फिर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, ख़ासतौर पे हम बात करते हैं अक्सर अकाउंटेंट्स की, बैंकर्स की, तो इन लोगों की जो दुनिया भर में मांग है
उस हवाले से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के हवाले से कि अगर आपने अपनी मईशत को बेहतर बनाना है तो उसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आ जाएं। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर कैपिटल जो भी आपका पैसा है अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है तो वंडरफुल, उससे ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन रिसोर्स आपके पास आए, बेहतर ह्यूमन रिसोर्स आपके पास आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर उस हवाले से काम भी करें। आपके स्कूल्स भी इतने अच्छे होने चाहिए, आपके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस भी इतने अच्छे होने चाहिए, आपके वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इतने अच्छे होने चाहिए, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनमें भी इतने बेहतरीन तरीके से काम होना चाहिए ताकि आपको एज मिले दुनिया भर में। वो ज़ाहिर कॉम्पिटेंसी की जब बात की जाती है, स्किल्स की बात की जाती है, तो बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है इन तमाम चीज़ों का। एक वो बंदा जिसके पास कोई स्किल ही नहीं है तो वो आपकी इकॉनमी पे एक किस्म का बर्डन होता है, लेकिन वो लोग जो स्किल्ड होते हैं वो आपकी इकॉनमी को बेनिफिट पहुंचाते हैं क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन होता है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से। क्या वजूहात हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि जी इंडिया में तो तकरीबन 75 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक आते हैं एक साल में, और चाइना में तकरीबन 71 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स आते हैं। हमारी टोटल जो बैनुल अक़वामी तिजारत है, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर लें तो वो हार्डली कोई 70 अरब डॉलर की है, लेकिन चाइना में सिर्फ हम जब रेमिटेंस की बात करते हैं तो 70 अरब डॉलर से ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर हम इस हवाले से काम करें, ख़ासतौर पर स्किल डेवलपमेंट के हवाले से काम करें और हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस रखें, तो हम ख़ास तौर पे ये जो रेमिटेंस की हम बात करते हैं, अगर हमारी स्किल वर्कफोर्स बाहर जाएगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस हवाले से मिलेगा। ये बताएं खुसरो कि हम जब अभी बात करते थे ब्रेक से पहले कि जी हम सैलरी सर्वे के हवाले से कि अब स्किल्ड बंदा, क्वालिफाइड बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाता है तो ज़ाहिर है वो सैलरी का एलिमेंट तो उसमें होता है। Certainly part of thought process सैलरी ज़रूर होती है, but it's not the ultimate. राइट क्योंकि कंपनी का ब्रांड भी बहुत ज़्यादा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप जिस कंपनी में मूव करने जा रहे हैं उसका कंपनी रेपुटेशन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी ऐसी कंपनी में एंड अप नहीं करना चाहेंगे कि जिसके बाद आपको रिकग्निशन मार्केट में ना मिले। बिकॉज हम जब भी जॉब करते हैं तो हम एक मार्केट रिकग्निशन मांगते हैं, हमारी एक रेपुटेशन डेवलप होती है और जो हमें सीनियर पोजीशंस पे भी काम देती है, मिडिल प्रोफाइल भी बनता है, प्रोफाइल आपका बिल्कुल बनता है, एंड यू रियली डिजर्व फॉर दैट एज वेल, क्योंकि आप मेहनत कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी का प्रोफाइल बहुत अहम होता है, कंपनी की रेपुटेशन बहुत अहम होती है, और सैलरी का भी एक फैक्टर होता है जिसके ऊपर लोग उमूमन सोचते हैं। मगर आप अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, अगर आप वहाँ पे देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर, तो आप महसूस कीजिएगा कि जो दूसरी कंपनीज हैं जो कि मल्टीनेशनल नहीं है बल्कि लोकल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे सैलरीज उनकी निस्बत या तो उनसे थोड़ी कम है या उनके जितनी ही है। मगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर देखते हैं उन कंपनीज़ को जो कि ज़्यादातर लोकल ओनरशिप के साथ काम कर रही हैं, एंड दे आर नॉट सर्विंग, दे आर जस्ट सर्विंग द पाकिस्तान, नॉट द अदर रीजन्स एज वेल, तो उनके यहाँ पे पैकेट ज़्यादा होते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही होती है पे पैकेट ज़्यादा देने की, क्योंकि उनके पास दूसरे बेनिफिट्स लिमिटेड होते हैं, एक्सपोजर लिमिटेड होता है, एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है, जबकि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो तनख्वाहें इतनी नहीं देती जितनी कि ये लोकल ओनरशिप्स वाले कंपनीज दे रही होती हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास करियर डेवलपमेंट है। जब एक एम्प्लॉय उनके पास आता है उसको पता होता है कि कितने साल में उसकी क्या मूव्स होनी है, उसके पास एक पूरा ट्रेनिंग कैलेंडर होता है उनके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास, जिसके ज़रिए उनको ट्रेनिंग्स दिलवाई जाती हैं, करियर ग्रोथ दी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, और उसके हवाले से वो फिर उनको आगे लेके चल रहे होते हैं। तो उमूमन जब लोग आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल से अगर वो मूव करते हैं तो दे मूव टू द मल्टीनेशनल। अगर कोई मल्टीनेशनल से लोकल कंपनी की तरफ जाता है तो उसकी एक मेजर मोटिवेशन सैलरी होती है, लेकिन जो लोग ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं या करियर ओरिएंटेड होते हैं वो यूजुअली उन जगहों पे प्रेफर करते हैं जहाँ पर वहाँ उनके पास करियर ग्रोथ हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं उनके पास, उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स को एनहांसमेंट मिले। तो सैलरी फैक्टर इज़ देयर बट इट्स नॉट द अल्टीमेट। आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन इमेज ऑफ द कंपनी आपके ख्याल में ज़्यादा अहम होता है या आपके ख्याल में इन एडिशन टू दिस जो फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं और फिर करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर किसी कंपनी में अच्छा है तो दैट इज समथिंग व्हिच लीव्स इम्पैक्ट? देखिए टू सर्टेन लेवल जो हम इनिशियल लेवल्स कहते हैं उसमें तो करियर डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे एक एम्प्लॉई या जो वर्क फोर्स होती है वही देख रही होती है कि उनको आगे मिलने क्या वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोथ। तो उस हवाले से यकीनन टू सर्टेन एक्सटेंट ऐसा ही होता है कि वो कंपनी के अंदर अपना करियर पाथवे देख रहे होते हैं, करियर प्लान देख रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि वो आगे किस तरह चाहेंगे। लेकिन जो सीनियर पोजीशंस होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे जो सीनियर पोजीशंस होती हैं चूँकि वो मार्केट ओरिएंटेड होती हैं, उनका एक एक्सपोजर होता है और उनके ऊपर हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है। लाइक अगर कंपनी ग्रोथ लेती है तो वो सीनियर पोजीशंस आर हाईलाइटेड,
अगर कंपनी के ऊपर कोई किसी वजह से ग्रोथ उतनी नहीं होती तो वही सीनियर पोजीशन जो होती हैं वो हॉट वाटर में होती हैं। तो ये जो सीनियर पोजीशन होती हैं इसके अंदर थोड़ा सा रुझान डिफरेंट होता है। ये कंपनी का रेपुटेशन भी देख रही होती हैं, मार्केट में फ़्लो भी देख रही होती हैं, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शीट्स को भी देख रही होती हैं कहीं पे ज्वाइन करने से पहले या कि सर्विस के दौरान, और उसके बाद फिर दे डिसाइड अपनी कमिटमेंट के लासे वहाँ पर सर्व करते हैं। सो अगेन इट्स अ मिक्स, इट्स नॉट द अल्टीमेट केस पे हम जा सकते हैं। अच्छा, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी, जब मैं उन सेक्टर्स के रेलेवेंट लोगों से बात करता हूँ, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल और फार्मा की बात बता रहा हूँ। अब कुछ कंपनीज हैं जो इन सेक्टर्स में बंद हुई हैं। अब ऐसी जब सूरत हाल होती है तो ज़ाहिर है HR के लोग तो सबसे आखिर में निकाले जाते हैं, सबसे पहले तो दूसरे होते हैं जो ठीक है ना, क्योंकि HR वाले ही सारी चीज़ें बनाते हैं, HR वाले ही उनको लेटर्स देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जो सिक्योर जॉब होती है वो आपके ख्याल में HR के लोगों की होती है या अदर जॉब्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट? देखिए, दुनिया में मेरी दानिश में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अग्रीड। क्योंकि बेसिकली इट्स योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़, आप कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, एक आदमी होता है कि जिसने जॉब नहीं छोड़ी होती तो लोग उसको ऑफर करते हैं, जिसको हम हेड हंटिंग कहते हैं, जिसके ज़रिए से आप बेहतरीन, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप टॉप नॉचेस के लिए हेड हंटिंग कर रहे हो, अब अगर टेक्निकल पोजीशंस के लिए भी हेड हंटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उन पोजीशंस को चलाने के लिए जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस चाहिए वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर पास मौजूद है। सो यू जस्ट गो एंड हेड हंट हिम, और फिर उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं, आप उसको पूरा करते हैं, दैट पर्सन कम्स एंड स्टे विद यू। अगर वो अपनी मौजूदा जॉब से डिससेटिस्फाइड है या 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है उसके पास, लेकिन अगर आप उसके अलावा जाते हैं तो आप ये महसूस कीजिएगा कि जो हेड हंटिंग है उसके अलावा जो प्रोफेशनल चीज़ें मौजूद हैं उनकी एक अपनी जगह बिल्कुल अहमियत मौजूद है, और उसी की रोशनी में लोग आगे फैसले करते हैं एंड दे जस्ट ग्रो विद, जैसे जैसे वो अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, स्किल्स को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उनको जॉब की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब में होते हुए लोगों को ऑफर होती है, और बाद लोग ऐसे होते हैं कि जॉब, हकीकत बता रहा हूँ आपको, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छा नहीं लगता नाम लेना, अपना कारोबार कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें कहा कि यार आप अपने एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए क्या काम करते हो, तो एंड ही इज़ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, एक्सपोर्ट करते हैं, कहने लगे यार देखें मैं इनकी डेवलपमेंट के लिए क्यों काम करूं, इसलिए कि मैं इनको तनख्वाह देता हूं, इन्होंने कोई भी क्वालिफ़िकेशन हासिल की उसके बदले में उनको जॉब मिली है और तनख्वाह मिल रही है, अब डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इनको निचोड़ सकता हूँ अब ये जो माइंडसेट है दैट इज़ नेगेटिव। देखिए, ये बहुत कम पाया जाता है। मैंने इंडस्ट्री में अमूमन जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास ये माइंडसेट नहीं देखा। ये अप्रोच उन लोगों के पास होती है कि जो अभी ग्रोथ इंडस्ट्री में ले रहे होते हैं, बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहे होते हैं, तो दे कैन नॉट रिस्क। तो बेसिकली वो ये कोशिश करते हैं कि हाईली स्किल लोग लें, उनकी स्किल्स को बेस्ट यूटिलाइज करें और पैसे कम से कम दें। लेकिन असल में जो कंपनियां ग्रोथ लेना चाहती हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि खाने को तो आप से फॉर इंस्टेंस कि आप दाल भी खा सकते हैं, मगर दाल पकाने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। जब आप 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो दाल आप वही खा रहे होते हैं मगर उसको पकाने का तरीका डिफरेंट है, इसकी वजह से आप उसको हाईली पे कर रहे होते हैं। वो दाल जो आप घर में पका सकते हैं, बट इफ़ यू गो टू द गुड रेस्टोरेंट्स एंड अदर 5 स्टार होटल्स यू पे मोर फॉर दैट, बिकॉज उसका टेस्ट और उसका स्टाइल डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। तो यही हाल एम्प्लॉय का भी होता है। आप एक एम्प्लॉय से काम तो ले सकते हैं, मगर उस काम से आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दिलवाएंगे, उसके लिए आपको उसको ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है, और ग्रूम करने के लिए आपको इंडस्ट्री और सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स का जानना ज़रूरी है। आपका जो एम्प्लॉय है, ही शुड नो और शी शुड नो एग्जैक्टली कि जॉब चैलेंजेस क्या हैं, इंडस्ट्री चैलेंजेस क्या हैं, right. और उनको मीट करने के लिए दे हैव टू बी ग्रूम्ड फॉर दैट पर्पस। क्योंकि अगर एक से फॉर इंस्टेंस आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। अब एक आदमी जो कि एक छोटी से रिक्शा ट्राई साइकिल के ऊपर काम करता है, अगर आप उसको गाड़ी की इंडस्ट्री में लाएंगे तो काम तो वो जानता है, मगर उसको वहाँ पर लाने के लिए अपने स्किल्स को एडवांस बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से सो एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली जो लोग ये माइंडसेट रखते हैं वो अभी ग्रोथ की पोजीशन में ना होते हैं, ना उन्होंने सोचा होता है। उनका काम होता है डेली बेसिस पे, जैसे आप कहते हैं एड हॉक काम कर रहे होते हैं कि हम लेकिन वही एंटरप्रेन्योर जब वो ग्रोथ प्रोसेस में आता है और दे स्टार्ट गेटिंग ग्रोथ ऑन इट, तो आप देखेंगे उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है एंड दे स्टार्ट थिंकिंग द वे जिस तरीके से वो लोग जो कामयाब हुए हैं उनकी तरह वो भी सोचने लगते हैं। सो ये माइंडसेट इनिशियली तो होता है लाइक जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज दे ग्रो एंड दे आर इन द स्ट्रीम ऑफ ग्रोथ, तो वो उसी तरीके से फिर सोचने और काम करने लगते हैं जिस तरीके से बड़ी कंपनियां कर रही होती हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 2-4 चीज़ें देख के
हम बड़े श्योरली कह सकते हैं कि इन द डेज टू कम पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी। एक तो ये कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 46 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर रोड, रेल, फिर इसके अलावा हम जो मुख्तलिफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको देखते हुए यही लगता है कि इन द डेज टू कम इंशाल्लाह, बल्कि इट्स फॉर श्योर कि पाकिस्तान में वंडरफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी जा रही है। इन एडिशन टू दैट अगर देखें तो हम अक्सर बात करते हैं कि जी 65,000 रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, उनमें ज़्यादातर जो है वो लॉसेस में हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि कुछ बेहतरी आ रही है। फिर हम जब कैपिटल मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम इससे देख रहे हैं कि मार्केट का लेवल 38,000 से ज़्यादा का हो गया, इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस मिल गया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वी कैन ईजीली प्रेडिक्ट कि इन द डेज टू कम पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर भी होंगी। अब इसके लिए जो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कि क्या आपके पास वो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है या नहीं, इसके लिए तैयार हैं? देखिए, इसके लिए कोशिशें बिल्कुल जारी हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब पहले आप देखिए पाकिस्तान में गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ होती थी जहाँ से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते थे, मास्टर्स करते थे। अब उनकी तादाद बढ़ गई है, जैसे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इसी के साथ मैंने जैसे अभी माजी में हमने रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाएँ जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स को जो है कॉन्सेप्ट भी दिया जाए, जिनके पास नहीं है उनको उस स्ट्रीम लाइन में लाया जाए, जिनके पास वो स्किल्स मौजूद हैं उनको ग्रूम करके उनको लाइसेंसिंग तरीके से उनको मार्केट में काम करने का मौका दिया जाए। ऑब्वियसली जिस तरीके से हम कोशिशें कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्री और एज एन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा और उसके लिए फिर हमारे पास काउंटर मेजर्स होंगे। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री में अभी तो फ़िलहाल हमारे पास एक स्टेगनेंसी है। आप महसूस कीजिएगा ह्यूमन रिसोर्स में जब हम बैठे होते हैं तो वहाँ पे हम ये महसूस करते हैं कि एक जब हम जॉब अखबार में देते हैं या हम उसका अनाउंसमेंट करते हैं थ्रू एनी सोशल मीडिया, थ्रू द पर्सनल रेफरेंसेस, थ्रू द पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, व्हाटएवर, देन वी गेट हीप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन दैम। और उस एप्लीकेशंस में दो तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं, एक रेलेवेंट होती हैं और एक इररेलेवेंट होती हैं। व्हेन आई एम सेइंग इररेलेवेंट, इसके मायने नहीं होते कि वो बेसिकली क्वालिफाइड लोग नहीं होते या स्किल्ड लोग नहीं होते, रेलेवेंट एक्सपीरियंस या रेलेवेंट एक्सपोजर नहीं होता, जिसकी वजह से आई एम कॉलिंग देम इररेलेवेंट। अदरवाइज दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट एनफ और यकीनन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में वो बहुत अच्छे होंगे। तो जब हम उसमें जाके सेग्रीगेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पास जो स्किल्ड लोग होते हैं वो मकदार में कम होते हैं और फिर उसी बुनियाद पे हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, देन इंटरव्यूज़ होते हैं एंड देन ऑफर ऑफ द जॉब होती है। सो बेसिकली आने वाले वक्तों के जिन चैलेंजेस का आप जिक्र कर रहे हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए एफर्ट्स हैं और जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे उसके लिहाज से एफर्ट्स में इजाफा हो जाएगा, वो मज़ीद पॉलिश और रिफ़ाइन हो जाएंगी। अभी तो हम चूँकि हमारे पास, मैंने आपसे कहा ना, स्टेगनेंसी मौजूद है, सो इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है। अभी जो हमारा एक सेट पैटर्न है हम उसी पे काम करें। अभी सिर्फ हम इसको ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो जिसकी वजह से मार्केट में स्टेगनेंसी आ गई है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी तो फिर उसी लिहाज से हम उनको भी अपनी ट्रेनिंग्स को भी मोर रिडिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे और उसी के लिहाज से हम अपना जो हमारा मैन पावर है उसको डेवलप करेंगे और उसको हम स्ट्रीम लाइन में लाएंगे। सो ये दोनों साथ साथ चलेंगी। अभी तो एक ग्रोथ है और जब वो ग्रोथ की को डायरेक्शन मिल जाएगी तो उसी तरीके से उसके अंदर एक्सपर्ट्स आएंगे, उसमें प्रोफेशनल्स आएंगे और उसमें स्किल वर्कमैन आएगा। कंपनीज़ CSR के लिए तो काफ़ी अमाउंट एलोकेट करती हैं। आप समझते हैं कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम CSR करें, जो लोगों की खिदमत की बात करते हैं, पैसा कमाया आपने, आप एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हेवी प्रॉफिट्स कमाते हैं, मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हेवी प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ। अब प्रॉफिट तो हमने कमा लिया है, लेकिन गिविंग बैक टू द सोसाइटी के लिए जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से हो, अच्छा काम हो रहा है? देखिए, इसमें भी अभी तक दो अप्रोचेज़ हैं। एक वो अप्रोच है कि जो इसको एज ए कमिटमेंट लेती है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसके लिए बाकायदा एक फंड बनाया हुआ है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ज़रिए डिफ़ाइन की हुई हैं कि जिसके ज़रिए से वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी निभाएंगे, जो सोसाइटी को वो क्या दे सकते हैं। और एक दूसरा ग्रुप है जो CSR को बेसिकली अभी उतना एग्जिस्टेंस उसकी चूँकि हमारे इंडस्ट्री में नहीं है तो वो उसको उतना रिलीजियसली फॉलो नहीं करते। कुछ जगहों पर वो डोनेशंस दे रहे होते हैं, कुछ लोगों को वो से मुख्तलिफ किस्म के स्टिपेंड्स दे रहे होते हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट टेकिंग इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि उसकी दूसरी बहुत सारे वजूहात हैं। उनकी प्रॉफिट्स भी इतने स्लिम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, जिसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी है, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान भी हैं
और डिफरेंट चैलेंजेस भी हैं, जैसे यूटिलिटीज़ हो गई, बिजली होगी, गैस होगी, पानी हो गया, इसके बगैर ग्रोथ नहीं होती। CSR जो कंपनीज फॉलो कर रही हैं उसको रिलीजियसली कर रही हैं, जैसे इसमें एक हमारी कंपनी भी जनरल टायर नंबर कंपनी, हमने उसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की हुई हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, NPOs एंड NGOs हैं जो अच्छे काम कर रही हैं, उनको हम बाकायदा प्रॉपर हर साल एक फ़ंडिंग देते हैं। उसके अलावा उनके जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं, अगर वो रिकमेंड करती हैं और वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, हम उनको भी स्पॉन्सर करते हैं। इसी तरीके से हमारी कंपनी में ऑन जॉब ट्रेनिंग का भी सिलसिला है। हम इंटर्नशिप्स देते हैं, हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को मौका देते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स भेजें ताकि उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिले। उसके अलावा हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स को भी रखते हैं ताकि हम उन लोगों को जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको ट्रेनिंग दें, और ज़रूरी नहीं वो हमारी कंपनी में इस्तेमाल हो। हम ऑब्वियसली हम अगर 10 लोगों को MTO की पोजीशन ऑफ़र करते हैं तो हमारे पास पोजीशन 10 नहीं हो सकती, लेकिन 10 को ऑफ़र करने का मकसद ये होता है कि आप उन 10 लोगों को इंडस्ट्री एक्सपोजर दीजिए, वो स्किल्स दीजिए, वो नॉलेज दीजिए, वो कॉन्फिडेंस दीजिए कि अगर वो आपके पास नहीं आते तो इंडस्ट्री में कहीं और तो सर्व कर सकें, ताकि वो जो स्टिग्मा होता है या जो एक उनका हैंडीकैप होता है कि जी मेरे पास तजर्बा नहीं है, तो वो दूर हो जाता है। और 1 साल का तजर्बा ऐसा होता है कि जिसमें लोग अमूमन परफॉर्म जो करना चाहते हैं, दे लर्न अ लॉट। I understand. Dr. Syed Khusro Iqbal, it was really wonderful having you on the show. Thank you so much for your time. बहुत शुक्रिया खलील, एक दफ़ा फिर आपको और बिजनेस प्लस का कि मुझे मौका दिया। It was lovely talking to you. Thank you. Same here. Well, नाज़रीन, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं। इंडस्ट्री के लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी हमारे पास रेलेवेंट स्किल सेट की कमी है, लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।